Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have a very highly exclusive, highly esteemed and respectable guest with us. So yes, you heard it right. I'm talking about Farah Nabila Khalid. She's a technocrat, educationist and whatnot. She has also been former anchor of PTV News. Yes, I'm talking about Farah Nabila Khalid again. Assalamu alaikum ji. Welcome to Sama Podcast. Thank you. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन से अवार्ड लिया है, अवार्ड जीता है, स्टूडेंट ऑफ 100 ईयर्स. व्हाट अबाउट दैट? हाँ जी, वो हमारी 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे ना हमारे इंस्टीट्यूट के, तो उन्होंने पूरा वो जब असेस किया कि सारे जो स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स हैं थ्रू आउट द 100 ईयर्स, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड ऑल दैट, तो एक हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट जो एक होता है, तो उन्होंने मेरा जब गेस किया तो मैं चूँकि आई वॉज द बेस्ट डिबेटर ऑफ माई कॉलेज, आई वॉज द बेस्ट पोइटेस. वंडरफुल. एंड आई टॉप्ड इन लाहौर बोर्ड इंटर में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में BA में टॉप किया. So you remained a topper throughout your student career? जी, student career. And then I got a special position in MBA when I did my MBA in marketing. और MBA आपने तब किया जब मेरे ख्याल से लड़के भी नहीं करते थे. लड़कियां मेरे ख्याल Early से 1980s मेरी की क्लास बात है. में 7 या 8, it was 83 session. Amazing, amazing. So कि जो आपकी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी है, जी. इट हैज़ बीन अमेजिंग थ्रू आउट बिकॉज यू हैड बीन अ टॉपर. लेकिन जब हम बात करते हैं यू बीइंग अ टेक्नोक्रेट, और उस वक्त एंकर होना PTV न्यूज़ की बहुत बड़ी बात होती है. जी, तो जी. वो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे शुरू ही से चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का बड़ा शौक था. सो आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट माई मदर, माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट किया. आपको पता है शादी से पहले पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो तो बच्ची कुछ नहीं कर सकती हमारी सोसाइटी में. राइट. तो माई मदर वॉज अ टीचर, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा ग्रूम किया एज अ स्टूडेंट, और बहुत इनकरेज करती थी अम्मी हर चीज़ पे. तो वो चीज़ें जो थी उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया. और मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं लाहौर कॉलेज में एंटर हुई तो मुझे याद है हमारी प्रिंसिपल थी डॉक्टर इकबाल डार. तो वो ये होता था कि जब भी कॉलेज में, जिस तरह आपको पता है न्यूज़ पेपर के लिए आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कॉलेज ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे ही बुलाया जाता था कि स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं ही रिप्रेजेंट करूं. और फिर इसी तरह जब उस ज़माने में आपको पता है नीलाम घर वाज अ वेरी हिट प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, सुपर डुपर तो मुझे 3 बार ये एजाज़ हासिल है कि मैं नीलाम घर में गई. और एक बार तो ऐसा हुआ कि डिबेट्स का कंपटीशन था मेरा और किनेट कॉलेज फॉर वुमेन की एक बच्ची का, तो हम दोनों का था. तो जब डिबेट्स ख़त्म हुई तो हम दोनों को इक्वली उन्होंने फ़र्स्ट प्राइज़ दिया जजेस ने. तो जो हैं तारिक अजीज़ साहब, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे जब इनाम दिया तो इट वाज़ अ कैश प्राइज़, काफ़ी हैंडसम अमाउंट थी. तो उन्होंने मुझे आराम से कहा कि मैं जजेस को तो आर्ग्यू नहीं कर सकता था क्योंकि वो क्राउड में बैठे हुए थे, लेकिन मेरी तरफ से आप फर्स्ट है, मैंने कभी इतनी अच्छी स्पीच नहीं सुनी. तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा इनाम था. एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड. हाँ जी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट और किया. आपकी वो हैंडसम अमाउंट कितनी थी उस जमाने में? आई थिंक 3000. अमेजिंग. 1979. सो आप शुरू से ही एक ब्राइट स्टूडेंट भी रही है. बस अल्लाह का शुक्र है और पेरेंट्स की दुआएं जी. आपने बताया कि MBA का जो आपका सेशन था वो 1983 का था. तो 1983 में मिस्टर रमीज़ राजा और उनकी मिसेज भी मेरे ख्याल से उसी बैच में थी. जी, हमारी क्लास में मेरे क्लास फेलो थे रमीज़ राजा, और उनकी मिसेज जो थी वो 1 साल जूनियर थी. हाँ जी. वंडरफुल. तो ये बताएं कि मुनीज़ा हाशमी के साथ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी, मैंने ख़वातीन टाइम वो करती थी जब वो GM लाहौर थी, तो उन्होंने मुझे ओपन फोरम के नाम से एक प्रोग्राम था जिसकी वो प्रोड्यूसर थी. उसमें 1-to-1 इंटरव्यूज़ थे काफ़ी. मैंने अमजद इस्लाम अमजद, रुखसाना नूर, समीना अहमद, जितने पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वो उन सब के इंटरव्यूज़ मैंने किए. और जब हम बात करते हैं आपके एंकरिंग करियर जी. की, आपने PTV न्यूज़ में एज एंकर काम किया और अब जी. आपकी बेटी काम कर रही है एज अ PTV होस्ट. तो ये बताएं कि तब के चैलेंजेस किस तरह के थे आपके ज़माने में, और अब आप क्या देखते हैं जब आपकी बेटी आपके साथ शेयर करती होंगी अपने एक्सपीरियंसेस? डू यू फील एनी डिफरेंस? हाँ जी, ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं. मैंने स्टार्ट किया था एज अ न्यूज़ कास्टर. मुझे बहुत शौक था न्यूज़ का ना. तो लाहौर से सिर्फ आपको पता है लोकल न्यूज़ आती थी, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी होती थी और ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि ख़बरनामा जो है, जो कि इस्लामाबाद का आइटम होता है था, और वो कट होता था लाहौर में जब भी कोई सेलिब्रिटी, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लाहौर विजिट करते थे. तो सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ मुझे ही मिलती थी उस वक्त. जी. यूजुअली उस ज़माने में मीडिया में काम करना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी और एक नोशन था. तो आपने उस वक्त के चैलेंजेस किस तरह देखे? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद हो जब आपने कुछ टफ जो फेस था कोई आया हो ड्यूरिंग योर वर्क इन मीडिया?
लाइक कैसे आप कहना चाह रही हैं कि टफ फेस? जैसे कि अब कहा जाता है कि जो मीडिया में लड़की और लड़कों अच्छा, लड़कियों का काम करना मायूब समझा जाता था, आप ये कहना चाह रही हैं? समझा जाता था। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने आपको पहले कहा जी, मेरे पेरेंट्स जो थे दे वर वेरी सपोर्टिव, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैंने यूनिवर्सिटी में जब टॉप किया तो हम इंटरव्यू के लिए गए थे पीटीवी। तो एज अ टॉपर मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मुझे वहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने ऑफ़र किया कि आप हमारा कोई यूथ शो है तो वो आप होस्ट करें। तो उन्होंने फिर बिल्कुल वाली बात की कि आपको घर से परमिशन मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मुझे शौक़ बहुत है लेकिन मैं अपनी वालदा से पूछ लूँ, उम्मीद करती हूँ कि मिल जाएगी, और वो मिल गई मुझे। तो फिर मैंने वो तकरीबन 8 मंथ्स मैंने किया यूथ शो। उसके बाद फिर मैंने न्यूज़ स्टार्ट कर दी, और फिर मैंने रेडियो से भी नौजवान के नाम से प्रोग्राम था वो भी किया। यानी आवाज़ आपकी शुरू से ही प्यारी रही। अच्छा, तो आपने रेडियो शोज भी किए? हाँ जी, और मैं जंग फोरम की भी पायनियर हूँ, जो जंग न्यूज़पेपर है। ग्रेट। 82 में मैंने वो किया। और एज एन एजुकेशनिस्ट हाँ जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने एज एन एजुकेशनिस्ट असल में जी मैंने MBA मार्केटिंग किया था। तो मैंने उसके बाद आई जॉइंड अमेरिकन एक्सप्रेस। तो व्हेन आई गॉट मैरिड तो कुछ अर्सा मैंने देखा कि घर की रूटीन में ये सब जो है ना, वो जॉब 9 to 5 जो है मुझे थोड़ी ज़्यादा वो लग रही थी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत, मेरे जो हस्बैंड हैं डॉक्टर खालिद जमील, वो काफ़ी आपको पता है वेल नोन इस लिहाज से, सोशल सर्विसेज भी हैं उनके अदर दैन जॉब के। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक ही बंदे को घर से बाहर जाना चाहिए, एक को घर में भी रहना है। Your husband is a wonderful man and Thank you. I interviewed him. तो वो ये हुआ कि डॉक्टर साहब इतने मसरूफ़ थे और वो इतने नोबल कॉज के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए काम किया, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाई स्पेशल बच्चों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा वो डिवोटेड थे। और वो चाहते थे कि जिन मुश्किलों से वो गुजरे हैं और पेशेंट्स ना गुजरें, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी डिवोशन से काम किया। और मैं आई मस्ट अप्रिशिएट नॉट कि मेरे वो हस्बैंड हैं, बाकी एज अ ह्यूमन ही इज़ अ ग्रेट मैन। और आपने उनसे इंस्पिरेशन लेकर एज एन एजुकेशनिस्ट काम किया शादी के बाद? मैंने उनसे इंस्पिरेशन लेकर काम नहीं किया, मैंने तो काम छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, मैं आपको ये बता रही हूँ। दानिश स्कूल प्रोजेक्ट? हाँ जी, वो मैं आपको बताती हूँ। वो फिर मैंने कुछ अर्सा जब मैंने अपने बच्चों को रेज़ किया, माशाल्लाह 4 किड्स, 3 बेटियाँ 1 बेटा मेरा। तो मैंने, चूँकि मैंने खुद, आपको पता मैं टॉपर रही थी, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी बच्चों के रिजल्ट्स पे। ये मेरा बहुत बड़ा था। और मैं बस अपने बच्चों की एजुकेशन पे इतना फोकस किया, मैंने उनके लिए कभी ट्यूटर नहीं रखा, और मैं खुद ही एज अ टीचर उनका काम जो भी है, जो सब उनके साथ जो काम उनका होता था वो साथ उनके होमवर्क उनको कराती थी। और मुझे बड़ी खुशी की, मैं आपको छोटी सी एक बात शेयर करूंगी कि जब मेरा बेटा ही इज़ एचिसोनियन माशाल्लाह, तो जब उसका एंट्री टेस्ट था, जो एचिसन के 3000 बच्चे देते हैं और ओनली 300 आर सिलेक्टेड, तो हम पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, तो मैंने अपने बच्चे को खुद तैयारी करवाई थी। मुझे याद है कि पाइल्स ऑफ वर्कशीट्स पड़ा होता था मेरे टेबल पे, और मेरा बेटा 7 इयर्स के बच्चे को लेते हैं, आप सोचें कि वो कितनी एज होती है। तो मैं उसको वर्कशीट्स करा के रोज़ उसको एग्जाम देती थी, ताकि ना उसको फोबिया ना हो एग्जाम। और माशाल्लाह ही क्वालिफाइड वेरी वेल। वो 45 on 50 45 on 50 हर टेस्ट में जी माशाल्लाह उसके नंबर आए। तो स्पेशली वो प्रिंसिपल थे शमीम खान, तो जब उन्होंने बच्चे को अलग से इंटरव्यू कर रहे थे, हम पेरेंट्स को अलग से, तो उन्होंने मेरी तरफ फेस टर्न करके कहा कि मुबारक हो बेगम साहिबा, आपने बहुत अच्छी तैयारी कराई। तो आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा जी आपको किसने कहा कि मैंने तैयारी कराई? कहते नहीं जी, वो हमने आपके बेटे से पूछा कि आपकी इतनी प्यारी राइटिंग है, आपने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, आपको कौन पढ़ाता था? तो उन्होंने कहा बच्चे ने कि जी आप मेरी अम्मी। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। इट वाज एंड इट इज एक्चुअली इवन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी अदर वुमेन अराउंड। ऐसा ही है, बीइंग एन एजुकेटेड लेडी कैन डू वंडर्स। ऐसा ही है, नस्लों की नस्लें संवर जाती हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि औरतें जो पढ़ाई करें और एक्सेल करें। जब बात करते हैं आपकी शादी की, तो ये बताएं, यू गॉट अमेजिंग अचीवमेंट्स इवन टिल टू डेट, यू आर अचीविंग इट। डॉक्टर खालिद जमील अख्तर से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और ये सफ़र शादी तक कैसे पहुंचा? जी ये बस एक इत्तफाक़ी ही मुलाकात थी। मैं तो पीटीवी पे वैसे ही काम करती थी जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही है। तो वो एज अ स्टूडेंट जो अचीवर्स हाईएस्ट अचीवर्स होते हैं, वो उनके प्रोग्राम था कोई फ़रोज़ा, उसमें आए थे वो। तो वैसे ही मेट मी, तो उनकी अचीवमेंट्स इतनी थी और वैसे मैं भी उनसे बड़ी इम्प्रेस हुई एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पे ही सॉ मी एंड देन ही प्रपोज्ड। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि प्रपोज़ल भेजते हैं, तो उनको ये लग रहा था कि शायद मैं यस नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने और सब ने बहुत उनको पसंद किया माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि आज तक मुझे अपने इंतखाब पे कभी पछतावा नहीं हुआ। दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। तो ये बताएं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंडीशन ही हैड इवन टिल टू डेट एंड ही इज अमेजिंगली डूइंग अमेजिंग, जी, तो उस वक्त एक टफ डिसीजन होगा आपकी और आपकी फैमिली के लिए कि इस सर्टेन कंडीशन के साथ प्रोलॉन्ग करना। और जब आपको ये पता था कि आप कंसीव नहीं कर सकेंगी शादी के बाद, तो तब आपने ये
डिसीजन कैसे लिया? नहीं ऐसा नहीं था, वो डॉक्टर्स थोड़े से मतलब लाइक इस तरह था कि उनको लग रहा था, ऐसा डाउटफुल थे कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी, लेकिन ही वॉज एन अमेजिंग पर्सन यू नो। मेरे नज़र में तो डॉक्टर साहब की माशाल्लाह इतनी पर्सनैलिटी है, इम्प्रेसिव भी, और वो इतने सच्चे yes. और इतने वो सच्चे और पॉजिटिव इंसान हैं कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने इनकार करना है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान जी। है और मैं खुद उनसे मिली हुई हूँ, तो मैं ये बात आई कैन वाउच फॉर इट। शादी के बाद भी आपके हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में ऐसा है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, नंबर 1, और नंबर 2 हमारी कंपैटिबिलिटी है, यानी कि ना हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। पोइट्री, मैं पोइट्री भी करती हूँ, तो वो भी पोइट्री थोड़ी बहुत, तो मुझसे करेक्शन मजाक में कि भी तुम बताओ कैसी है, इसी तरह जो भी है। तो ये जो डॉक्टर साहब की फर्दर अचीवमेंट्स आफ्टर मैरिज हैं, वो चूँकि हमारे माइंड सेट से एक थे, और हम लोग मतलब आई वॉज अ वेरी सपोर्टिव वाइफ इस लिहाज से कि मुझे पता होता था, जैसे अब मियाँ घर देर से आए तो बीवी को बहुत अजीब लगता है, तो चूँकि मैंने तो खुद पीटीवी पे काम किया हुआ था, और मुझे लाइक जैसे एक हाउस वाइफ्स को एतराज़ होता है जी मियाँ देर से आ रहा है घर, तो मेरा ख्याल है मुझे एक पढ़ी लिखी औरत होने के नाते और एक प्रैक्टिकल वेमेन होने के नाते मुझे पता था कि कौन बंदा कहाँ पे कितनी देर से होता है, तो हमारे घर में ऐसे कभी इश्यूज़ नहीं आए। तो मैं बड़ी सपोर्टिव रही हूँ खालिद के लिए, और अल्लाह का शुक्र है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन हुई थी, मैं हमेशा अल्लाह मियाँ से दुआ करती थी कि डॉक्टर साहब ने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, और उनको एक्नॉलेजमेंट उतनी मेरी नज़र में उतनी नहीं मिली पाकिस्तान में। इम्तियाज़ भी उन्हें मिला जी, वो मिला, सिद्धार्थी तमगा इम्तियाज़ मिला, और जिस दिन वो मिला तो डॉक्टर साहब के वालिद स्पेशली, वो, मैं, मेरा बेटा, हम सब गवर्नर हाउस गए रिसीव करने के लिए। तो मैंने अपने ससुर को बहुत फ़ख्र से कहा कि अब्बा जी, जब बच्चा होता है तो माँ बाप के बड़े अरमान होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा, बड़ा होके क्या बनेगा, कैसा बनेगा, तो माँ बाप के लिए बड़ी प्राइड की बात है। तो मैंने कहा आज आपको बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का जो तमगा इम्तियाज़ जीता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ससुर ने कहा नहीं बेटा, ये मेरी वजह से नहीं जीता, ये तुम्हारी वजह से जीता है। देखिए, दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी, हाँ जी। रिस्पेक्ट एंड लव फॉर ईच अदर। ये बताएं, जब हम बात करते हैं आपके मियाँ बीवी के रिश्ते की, तो कभी ऐसे हो कि आप नाराज़ हुई उनसे? नहीं, मैं हो जाती हूँ अक्सर। तो वो मनाते हैं आपको? हाँ जी, माशाल्लाह, मैंने बताया ना डॉक्टर साहब ज़्यादा पॉजिटिव हैं। हाँ जी, यानी कि आप कभी कभी नाराज़ हो जाती हैं? मैं नहीं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, नाराज़गी खुदा न खासा कोई ऐसी संगीन नहीं होती, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स, ये बच्चों की छोटी छोटी बातें हैं घर के, वो वाली टिपिकल मियाँ बीवी वाले झगड़े नहीं हैं हमारे घर में, बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को। तो जब हम बात करते हैं माशरे के मियाँ बीवी की, माशरे में जो कपल्स हैं जी, उनके दरमियान इनकम्पैटिबिलिटी किस तरह से आ जाती है? जब हम लव मैरिज की बात करते हैं या अरेंज मैरिज की, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस करेंगी सोसाइटी को कि वो कपल्स जो इनकम्पैटिबिलिटी का शिकार हो जाते हैं समहाउ मिसकम्युनिकेशंस की वजह से और कम्युनिकेशन गैप की वजह से, वजह क्या है, और आप क्या कहेंगे कि हाउ दे कैन स्ट्रेटेजिकली एंड हाउ दे कैन हैव अ स्ट्रेटजी ओवर इट? अच्छा, पता ये है कि देखिए, लव मैरिज में तो हमेशा से कहा भी जाता है, और मैं भी यही कहूँगी कि बड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेती है लड़की ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट है लव मैरिज वाले अफेयर्स और वो सब से ना। तो जब आप एक घर में आते हो तो घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो तल्ख हकीकतें हैं ज़िंदगी की, बिटर फैक्ट्स हैं। तो बिटर फैक्ट्स तो फिर बिटर ही हैं ना, उनको आपने कैसे चैलेंज को कबूल करना है, कैसे उनके साथ आपने नबर्द आजमा होना है या लड़ना है, और कैसे उनको आपने लेके चलना है, ये लड़की का कमाल है। और जाहिर है घर तो औरत ही बनाती है, ये जो बिल्कुल। और दूसरी बात ये, मुझे याद है कि मैंने एक कोटेशन कहीं पढ़ी थी कि एक जो मियाँ जब दफ्तर से वापस आता है तो उसको बीवी मुस्कुरा के वेलकम करे, और जब जाए तो मुस्कुरा के खुदा हाफिज़ करे, तो ये बहुत सी तलाक़ों को से बचने का जरिया है। तो मुझे नहीं पता था कि ये कोटेशन ऐसी है। मेरी वैसे ही पर्सनली आदत है कि मैं जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं बहुत खुशी से उनको वेलकम करती हूँ, जैसे कोई गेस्ट आ रहा है, और जब वो जाने लगते हैं तो मैं उनको खुदा हाफिज़ करती हूँ या गेट तक छोड़ के आती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये। तो ये चीज़ है कि ये एक चीज़ तो ये है, बच्चियों को मेरा ख्याल है कि करना चाहिए, और मियाँ की रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, मेरी नज़र में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को ये जो हाकमियत है वो दी है। अब आप जैसे देखती माशरे में कि डिवोर्स रेट जो है बहुत ज़्यादा हो गया, इवन का खुला का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या वजूहात हैं और ये ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि कुछ जो हस्बैंड्स हैं वो सिंसियर नहीं है अपनी बीवियों से, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसकी वजह से भी बहुत से मसले घर में पैदा होते हैं। नंबर 2, इन लॉज की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अननेसेसरी। माँ बाप की इज़्ज़त करना तो फ़र्ज़ है हमारा, वो तो हम करते हैं,
और मैं खुद भी अपनी इन लॉज के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स से आज तक हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, आप जब कभी इंटरफेयर करें किसी की पर्सनल लाइफ या पर्सनल खुशियों में, तो वो जो इन लॉज बच्चियों की छोटी छोटी खुशियाँ चुराते हैं बहुओं की। लाइक उनका जो क्वालिटी टाइम है वो चाहते हैं वो भी मियाँ जो है ना वो बेटा बन के उन्हीं को दे दे। तो वहीं पे फसाद शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा, जब मेरा तो एक ही बेटा है, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब मेरी बहू आएगी तो मैंने उसके साथ बहुत अच्छी रहूँगी, लेकिन मैं उसको अपने साथ यानी जॉइंट फैमिली में नहीं रखूँगी। तो मेरा माशाल्लाह बेटा वैसे ही अमेरिका में है और वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट रह रहा है। तो जॉइंट फैमिली की जब हम बात करते हैं, तो अब आप जब ज़माना देखती है, पिछले ज़माने में तो जॉइंट फैमिलीज ही जॉइंट फैमिलीज होती थी। अब तो न्यूक्लियर फैमिली का समहाउ कहीं ना कहीं सिस्टम स्टार्ट हो गया है डेवलप होना, और अवेयरनेस भी आ गई है। वुड यू स्टिल प्रेफर जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर सिस्टम? देखिए, दोनों में ही फ़ायदे, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो बात यह है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको बड़ी सपोर्ट मिल जाती है अगर पॉजिटिवली सब रहें तो। राइट, ठीक है। और बच्ची भी नई आई होती है, उसको घर संभालना नहीं आता, तो अगर मदर इन लॉ को वो देखेगी तो वो मदर इन लॉ रोल मॉडल बन के अगर वो करे तो अपने ही बेटे की ज़िंदगी वो आसान करेगी। ठीक है ना। मैं अब जैसे अपनी अभी बात कर रही थी, मैं अमेरिका गई अपने बेटे को विजिट करने, तो आई न्यू कि वो बच्ची नई आई है, उसको अभी कुकिंग वगैरह करनी होगा, तो मैं उल्टा खुद उनको कुक करके कहती थी, बेटा टेबल पे आप लोग आ जाओ, बजाय इसके कि मैं सास बन के कहूँ कि नहीं जी मेरी बहू आए, वो पकाए और मेरे लिए टेबल लगाए। तो ये चीज़ें थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है सास को। और दूसरा जो है न्यूक्लियर सिस्टम, उसमें ये है कि फिर हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, वरना उसमें भी कोई आप गारंटी नहीं दे सकते सक्सेसफुल मैरिज की। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता। तो ये एक आर्ट है कि आपने इसको बैलेंस कैसे करना है और एक पढ़े लिखे तरीके से माहौल को आपने कैसे खुशगवार रखना है। और इसमें ये भी है कि आप मतलब आप तो लाइक अभी आप यंग हो, तो जो शादी है ना जी, शादी बड़ी स्टेजेस से होके गुजरती है, क्योंकि जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, फिर वो थोड़ा थोड़ा टॉडलर, फिर ग्रो करता है, फिर बड़ा होता है ना। तो शादी के भी बड़ी लाइफ के डिफरेंट फेजेस हैं। अगर हर फेज पे एक समझदारी का मुजाहरा करें दोनों, तो फिर तो ठीक है, लेकिन वरना तो फिर तो आप एक मिसाल बन जाते हैं ना। अदरवाइज हम जब देखते हैं इर्द गिर्द के डिवोर्स रेट्स जो ज्यादा हो रहे हैं, आखिर उनकी वजूहात क्या है? आपने बात की थी लॉयल्टी की भी जी। तो ये लॉयल्टी वाला जो फैक्टर है, ये क्यों इतना कम हो गया? मैं तो कह रही हूँ ना, आप एक दूसरे को अगर चीट करेंगे और झूठ सच बोलेंगे, तो मेरी नज़र में बीवी को तो बिल्कुल, मतलब मैं फिर वही बात करूंगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मियाँ से कोई भी एक्सक्यूजेस बना के बात करूँ। वॉट एवर इज हैपनिंग, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। शुड बी ट्रांसपेरेंट। हाँ जी, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। यही तो आपके ट्रस्ट बनाने का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना टूल है। जो मियाँ बीवी हैं, देखें ना, वो एक छत के नीचे, असल में तो देखें आप, जन्नत में अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता ये बनाया, ये इतना प्यारा रिश्ता है। वो अलग बात है कि अब हम जो ये बातें कर रहे हैं, इससे ये रिश्ते की एक और एंगल निकल आया है। लेकिन ये है कि मियाँ बीवी को बहुत एक दूसरे के साथ सच्चा, मुखलिस और एक दूसरे के लिए केयरिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये बताएं, जब हम बात करते हैं जहेज सिस्टम की, एशियन कल्चर को देख लें आप, सोसाइटी को देख लें आप, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिश्तों में जो मसले होते हैं वो जहेज को लेकर होते हैं कि देना है या नहीं देना, या अगर दिया है तो ये मसला ये है, या अगर नहीं दिया तो ये मसला है। तो आप जहेज सिस्टम को पहले तो आप ये बताएं कि आप खुद एग्री करती हैं? देखिए, मैं जहेज को तो एग्री करती हूँ या नहीं, देखें डिमांड को मैं डिसएग्री करूँगी। अगर मुझे कोई डिमांड की लिस्ट भेज दे तो शायद मैं भी बहुत बुरा मनाऊँ, लेकिन अगर मेरी बेटी एक दूसरे घर जा रही है तो मैंने उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसकी हैबिट्स के मुताबिक कुछ चीज़ें उसको दी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स दी या उसके रूम के लिए, तो वो मेरी अपनी मर्जी। इट इज़ फाइन, यस। लेकिन जो फैमिलीज डिमांड पे डिमांड लिखती हैं और लिस्ट पे लिस्ट तैयार करती है, आप उनके हवाले से मेरा ख्याल है वो वहाँ पे आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपको जवाब दे देना चाहिए। बल्कि वो उसी वक्त एक रेड फ्लैग है। बिल्कुल जी, वो तो आपको बिल्कुल मिल रहा है सिग्नल कि आप बाहर आ जाएं, हाँ जी, ना जाएं। लेकिन जब हम बात करते हैं अगेन औरतों की, आप बताएं कि अगर लड़का चीट करता है तो औरत कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन अगर कोई ऐसी वजह औरत के एंड से नजर आए तो लड़का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता जी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इवन नहीं होना चाहिए? नहीं, होना तो सब कुछ चाहिए, होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं हमारी सोसाइटी में ना। ये ईस्टर्न सोसाइटी है, यहाँ पे ये है कि जी शुरू से ही ना आदमी के दिमाग में ये डाल दिया जाता है, बेटे को ये फीड किया जाता है कि तुमने रोब रखना है, तुम डोमिनेट करोगे, चाहे वो बीवी उसके बराबर पढ़ी लिखी भी हो, उसके बराबर कमा के भी लाए, लेकिन वो जब घर आती है ना, तो अगर दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जॉब करके आ रहे हैं तो आप मतलब मुझसे एग्री करोगे कि मियाँ जो है वो तो कुर्सी पे बैठ जाता है कि लाओ भी खाना लाओ, तो वो औरत भी उतने ही थक के आई है ना, वो उस वक्त अपनी थकन भूल के वो मियाँ को उसी तरह सर्व करती है जैसे एक हाउसवाइफ कर रही है। तो ये हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि हम नहीं केयर करते इस बात की ना। और औरत ही क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही है हर दफा?
और औरत देखिए, अगर एक पढ़ी लिखी औरत है तो उस पर ये लेबल लग जाता है जी कि वो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, एक तो कि उसका जो हस्बैंड है वो इनसिक्योर और कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, दूसरा वो फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो भी गई है तो उनको ये लगता है कि ये घर में कंट्रीब्यूट नहीं करी पॉजिटिव तरीके से और सिर्फ बाहर की होकर रहेगी। हाँ, अपने लिए कर रही है सब कुछ। Right. नहीं ऐसा तो फिर यही है ना, ये मर्द की सोच को प्रोग्रेसिव होना चाहिए ना, इसका ये मतलब है कि मियाँ को सपोर्टिव, जैसे कि मैंने आपने मेरी अचीवमेंट्स की बात की, मैंने इतना गोल्डन पीरियड स्टूडेंट लाइफ का जो गुजारा तो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी ना। इसी तरह शादी के बाद भी जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है ना, तो इसी तरह कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ। ट्रू, ठीक है ना। तो इसी तरह वो अगर मियाँ अच्छा है, दिल उसका बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, फिर तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। जबकि वो औरत भी जो कुछ लाएगी वो घर ही के लिए लाएगी, वो भी घर ही के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। Right. लेकिन ये नहीं, आप देखें वहाँ पे फिर आपकी ईगो आ जाती है कि पता नहीं औरत हमें डोमिनेट ना कर जाए। मेरा ख्याल है यही वजह। ये एक वजह तो आपने बताई, लेकिन सनम सईद उनकी भी स्टेटमेंट थी कि अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसे किसी मर्द की जरूरत ही नहीं। जी। एक तो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की, लेकिन वो जरा नेगेटिव पोर्ट्रे करती अच्छा। है औरतों को कि अगर कोई औरत वाकई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो क्या उसको वाकई मर्द की जरूरत नहीं है? नहीं देखें, आप क्या कहेंगी? एज अ ह्यूमन आप कह सकते हैं कि वाकई उसको ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कि पेरेंट्स, जैसे खुदा न खास्ता कोई बच्ची है, उसको अगर वो विडो हो गई है, अगर उसको डाइवोर्स हो गई है, तो वो बक्सा पकड़ के माँ बाप के घर जब आती है तो भाइयों और भाभीियों के मुंह बन जाते हैं ना। ऐसा ही है हमारी सोसाइटी में। और उसको वो स्पेस, वही घर उसके लिए अजनबी हो जाता है। कभी कभी माँ बाप भी उसको बोझ समझने लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में तो औरत का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं तो औरतों की तालीम के इतनी फेवर में हूँ कि मैं तो कभी कभी जोक में कहती हूँ, बेशक आपका बेटा अनपढ़ रह जाए तो फिक्र ना करें, बेटी को अनपढ़ ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो पूरी कौम पढ़ी लिखी है। पूरी कौम तो पढ़ी लिखी है, लेकिन पहले वो अपने लिए भी फायदा है ना, वो आपके ऊपर भी बोझ नहीं बनेगी। खुदा ना खास्ता मैं आपको बताती हूँ ना, देखें अगर आप कमा रहे हो, राइट, तो अगर आप शौकिया भी कमा रहे हो, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड आपके साथ कोई शादी के बाद कोई हादसा हो जाता है, तो आपके लिए वही जो आपकी इनकम है वो आपके लिए जो बैकअप है वही आपका फायदा, आपके फायदे में बदल जाएगी। अच्छा, और अगर आपका खुदा न खासा मियाँ से क्लैश आ जाता है, तब भी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। और अगर ये सब नहीं भी है तो आप घर के लिए तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो, तो भी मियाँ बीवी मिलके अगर कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है तीनों सूरतों में। बिल्कुल सिर्फ जैसे सोसाइटी में है कि अगर कभी आप पे फाइनेंशियली कंस्ट्रेन आ जाए देसी खवातीन पर, तो वो अक्सर अपना गोल्ड निकालती हैं जी। तो यही गोल्ड की जगह आपके पास सर्टिफिकेट्स हो, हाँ, तो यू वुड बी यूजिंग योर डिग्री फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर। जी, सो दिस इज हाउ इट इज। ये बताएं, जब हम बात करते हैं बिफोर वी रैप अप द सेशन, आप आजकल के जो यूथ है, जेनजी है, नौजवान नस्ल, उनको आप क्या एडवाइस करेंगी कि जब वो शादी करने लगे तो वो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें? क्योंकि पिछला ज़माना, पिछला डेकेड और अब में बहुत फ़र्क है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? देखिए जी, बात फिर वही आ गई ना कि रिश्ते में सिंसियरिटी इज़ द प्राइम, मतलब जो है ना वो पॉइंट। आप अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इवन अरेंज शादी है या लव है, तो जाहिर है अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब निकाह करता हूँ तो मैं उस जोड़े के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देता हूँ। ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो वाकई आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बन जाते हैं। तो जब अगर आपकी वो मोहब्बत में कहीं कमी या गड़बड़ आनी शुरू होती है तो काम खराब होना गड़बड़ हो जाता है। ये सारी बात है नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि थोड़ा सा औरत में मुझे लगता है कि बच्चियों में आजकल सलीके की बहुत कमी है। जो मैं अपनी बेटियों को भी कहती हूँ, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो कभी कभी मेरी बेटियां कहती हैं कि अम्मी ये देखें इतनी महंगाई है, बेचारे जो गरीब लोग हैं वो कैसे गुजारा करेंगे। बिल्कुल सही। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि बेटा गरीब लोग गुजारा नहीं करेंगे, आपको प्लान करना पड़ता है। मैं कहा यू गिव मी 10 रुपीज़, मैं आपको फिर भी लंच तैयार कर दूंगी। राइट। तो वो कहने लगी कि वो कैसे? मैंने कहा बेटा वेरी सिंपल, 10 रुपीज़ में थोड़े से आलू आएंगे, हम आलू वाले पराठे बनाएंगे और उसको बड़ी अच्छी तरह प्रेजेंट करेंगे। अमेजिंग। तो औरत में सलीका जो है ना वो बहुत बड़ा ही, और साथ धनिया और हरी मिर्च आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब आपका पूरा लंच तैयार और बड़ा अच्छा वाला तैयार। तो वो जो है ना औरत का सलीका, वो लड़कियों में ये लैक कर रहा है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना जरूरी है जी, हर चीज में। यानी कि आप देखें कि जब भी आपकी इनकम जो भी है, आपका मियाँ बहुत अमीर है, जितना भी कमाता है 1/3 आपको सेव करना ही चाहिए। विदाउट सेविंग यू कांट प्रोसीड। 1/3 आपको सेव करना चाहिए। ये नहीं है कि आप सब उजाड़ के बैठ जाएं और होटलिंग और सब कुछ इस तरह करके खत्म कर दें। नहीं, आपको बड़े तरीके से घर को चलाना है। और ये चीजें मर्द को भी खुश करती हैं, उसको एक हौसला देती हैं मियाँ को
Yes, और आप you can save for rainy day and you हाँ. can save for something big हाँ. in future. जो आप कह रहे हो ना कि आजकल क्या मसला है, तो अब देखें ना, पैसे तो किसी को बुरे नहीं लगते। अब आपने कहा जी पुरानी औरत गोल्ड निकालती थी, तो अगर आपका हस्बैंड स्ट्रेस में है, आजकल की बच्चियों के बारे में बात कर रही हूँ, और बीवी कोई फरमाइशें नहीं कर रही, तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी बात है। तो right. हाँ जी, और अब गोल्ड वाला जमाना नहीं है, नहीं, आप तो आप अपना सर्टिफिकेट्स को यूज करें, आप अपना Right. अर्न कर रहे हैं, या Yes. आप अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, डिग्री और सर्टिफिकेट्स की भी मैं बताऊं बैकग्राउंड। जी। जब आपका माइंड ही पढ़ा लिखा होगा ना, आप बहुत कुछ बड़े ही तरीके से लेके चलोगे। प्लानिंग, हाँ स्ट्रेटजीज, जी। अच्छा एक्सपोजर, हाँ। एक्सपीरियंस और अच्छा सर्कल जी। आपके इर्द-गिर्द हो, तो यू थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हैपेंस। मैं अक्सर अपने हस्बैंड के साथ बात जब करती हूँ ना, तो जब भी हम सेविंग की बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो मतलब माजरत के साथ जिससे हम रिश्वत की बात करते हैं सोसाइटी में, या करप्शन की बात करते हैं, तो मैं माजरत के साथ कहूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल ख़वातीन की डिमांड्स का है। डिमांड्स की आपने बात हाँ की, जी। आई वुड लाइक टू एडवाइस खवातीन इन दिस रिगार्ड एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जी। Farah Nabila Khalid, you are a wonderful lady, and you. I interviewed your husband, Dr. Khalid Jamil, as well. So yes, I had a great experience interviewing the husband and the wife today. खवातीनो हजरात, ये ज़रूर सुनिएगा कि AI टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइज्ड एरा का जो ज़माना आ गया, इसमें आपने अपनी सेविंग्स स्ट्रेटेजिक तरीके से किस तरह चलना है। Be wise and be careful, be vigilant in taking any step of your life, which is a decision-making step in creating your life ahead. Thank you for watching Sama's podcast exclusive episode today. Stay tuned for another session. Bye-bye.